मिष्टी की बात सुनकर सानवी वहीं बैठे रह गई। उसके मन में अजीब तरह की भावनाएं आ रही थी जिनसे वो अभी तक वाकिफ नहीं थी। उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि मिष्टी की बातों में उसका मूड कैसे पल भर में ही खराब हो गया। ये ईर्ष्या की भावना थी जो उसकी समझ से बाहर थी। काफ़ी देर के अंतर्द्वंद के बाद भी सब दिमाग के ऊपर से ही निकला। ये तो होना ही था, क्योंकि मामला दिल का हो तो दिमाग भला कैसे समझ पाए। उसे ख्याल भी नहीं रहा कि वहीं बैठे बैठे उसे 2 घंटे बीत गए। ध्यान तब टूटा जब सारे बच्चे घर जाने के वक्त क्लासेस से निकलकर हल्ला करने लगे। उसने कई बार पलकें झपकाई जैसे कि नींद से जागी हो। वो अपनी घबराहट समेटे क्लास की तरफ भागी और अपनी बुक्स लेकर बाहर की तरफ निकल गई। गेट पर अधीर की अनुपस्थिति उसे अपने मन के खालीपन का एहसास करा गई। एक वही तो था जो इस भरी दुनिया में उसकी मौजूदगी को तवज्जो देता था। जब से वो उसे मिला था तब से सानवी को अपनी ज़िंदगी में अकेलापन का एहसास होता ही नहीं था। वैसे तो उसके बीच अभी तक सीमित ही बातें हुई थी, लेकिन उन दोनों की बोलती आंखें एक दूसरे से बहुत कुछ कह जाती थी। दोनों ही चोरी छिपे एक दूसरे की आंखों में खुद को तलाशने लगे थे। हफ्ते भर तक अधीर अनुपस्थित ही रहा। उसका मन ही नहीं हो पा रहा था कॉलेज जाने का। वो कभी कभी अपने अतीत की यादों में इस कदर डूब जाता था कि उसे बाहरी दुनिया का ख्याल ही नहीं रहता था। अभी भी उसने अपने आप को इस छोटे से कमरे में बंद कर रखा था। उधर सानवी की परेशानी बढ़ती जा रही थी, लेकिन वो किसको बताती और किससे जताती। मिष्टी भी बेचैन सी हो रही थी। उसको अधीर को पा लेने की सनक सवार हो चुकी थी। वो तो पहले दिन ही अधीर को अपनी आंखों और मन में बसा चुकी थी। अब उसको अपने सामने ना पाकर उसके मन में भी हलचल हो रही थी। हफ्ते बाद अधीर जब कॉलेज आया तो सानवी गेट पर ही खड़ी थी, जबकि उसे पता भी नहीं था कि आज भी वो कॉलेज आएगा या नहीं। अधीर भी उसे देखता ही रह गया। आखिर उसकी निगाहें ने भी तो सानवी को 7 से 8 दिन बाद देखा था। वो उसे देखते हुए ही उसकी तरफ बढ़ा। वो कुछ बोलता उससे पहले ही सानवी ने उसकी कमर के पास से उसकी शर्ट को पकड़ लिया और एक बार फिर उसकी शर्ट पकड़े ही आगे बढ़ गई। अधीर कुछ समझ नहीं पाया, लेकिन सानवी की इस हरकत पर वो अपना दिल एक बार फिर हार गया। ये इसका गुस्सा जताने का तरीका भी ना, हाथ भी नहीं लगाना और हक भी जताना है। वो मन ही मन बुदबुदा कर मन में ही मुस्कुरा दिया। वो उसको खींचते हुए ले गई। बाकी स्टूडेंट्स अपनी बातों में मग्न थे। कॉलेज में कहाँ कोई किसी और पर ध्यान देता है। सानवी ने गार्डन में ले जाकर उसका शर्ट छोड़ दिया। जहाँ से उसने शर्ट पकड़ी थी वहाँ थोड़ी सलवटें पड़ गई थी। जब वो रुकी तो अधीर ने फिर कुछ बोलने के लिए मुंह खोला ही था कि उससे पहले ही सानवी बोली, कहाँ थे तुम इतने दिन? याद भी है तुम्हें कि तुम कितने दिन से गायब हो? वो हल्के गुस्से में बोली, लेकिन आवाज़ धीरे रखी। वो मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी। तबीयत ठीक नहीं थी तो बता तो सकते थे कि नहीं आओगे। बोलने की हालत तो थी ही ना तुम्हारी। इस बार वो थोड़े ऊंचे स्वर में बोली तो अधीर का मन हंसने को हुआ, लेकिन वो गंभीर रूप से ही बोला, तुम्हारे पास फ़ोन है तो नंबर दे दो, आगे से बता दिया करूँगा। सानवी हिचकिचाई। आखिर वो उसे कैसे बताता? अधीर की इस बात पर उसका गुस्सा दब गया और उसकी तबीयत का ख्याल आया। वो बात बदलकर बोली, क्या हुआ तुम्हारी तबीयत को जो हफ्ते भर घर पर ही बैठे रहे? अधीर एक बार फिर चुप हो गया। ये उसकी तबीयत का नहीं बल्कि मन की बीमारी का मामला था जो उसे हमेशा घेरे रखती थी। वही बातें वापस उसके जहन में घूमने लगी। वो वापस नज़रें चुराकर बिना कुछ बोले जाने के लिए पलटा, लेकिन सानवी ने पीछे से उसका बैग पकड़ लिया और उसे पूरे जोर लगाकर पीछे खींच लिया। तुम नहीं जा सकते ऐसे। उस दिन भी ऐसे ही निकल गए थे, आज नहीं अधीर। उसके ऐसे खींचने से अधीर एक बार को लड़खड़ाया, लेकिन बमुश्किल उसने अपने आप को संभाला और सीधा खड़ा हो गया ताकि वो सानवी से ना टकरा जाए। ये क्या हरकत है? मैं गिर जाता अभी और साथ में तुम भी गिर जाती। अधीर उसे डपट कर बोला, कोई हरकत नहीं। तुम उस दिन भी बिना बोले चले गए तो हफ्ते भर गायब रहे, और आज फिर ऐसे ही भागोगे तो पता नहीं कितने दिन के लिए गायब हो जाओगे। सानवी बेख्याली में बोली, जो सुनकर अधीर के होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट बिखर गई। ये देखकर सानवी तो पहले
अचंभित ही हो गई, फिर खुद भी मुस्कुरा दी। तुम मुस्कुराते भी हो, मुस्कुराते रहा करो ना, अच्छे लग रहे हो। सानवी उसके सामने अब बेखबर बातें करना चाहती थी, जिसकी शुरुआत तलाशने में लगी थी। मुस्कुराने की वजह ही तो नहीं है मेरी ज़िंदगी में, अधीर खोया हुआ सा बोला। लेकिन फिर सानवी की मौजूदगी का एहसास हुआ तो चुप हो गया। चुप करो तुम। अच्छी तरह समझ आता है मुझे कि तुम्हारा कोई ऐसा अतीत है जो तुम्हें दर्द देता है, लेकिन तुम हो कि उन्हीं बातों में खोए रहना चाहते हो। कभी उनसे बाहर निकलकर देखो अधीर, तुम्हारे आसपास बहुत लोग हैं, कभी उनमें घुल मिल कर हंसना सीखो। सानवी आज बोल ही गई जो वो बहुत दिनों से महसूस कर रही थी। हाँ, बहुत लोग हैं, लेकिन इस भीड़ में मेरा अपना कोई नहीं। सानवी, मुस्कुराने की कोशिश करता हूँ तो होठ मुस्कुरा नहीं पाते। अधीर भी आज खुलकर बोल गया और बोलकर दूसरी तरफ पलटकर खड़ा हो गया ताकि सानवी उसके चेहरे के भाव न पढ़ सके। हाँ हाँ, वापस फेर लो नज़रें। जब जज्बात को संभालने की बारी आती है तो बस नज़रें फेर कर खड़े हो जाते हो। मुझे देखो, तुम्हें क्या लगता है कि मेरे पास सब कुछ है, मेरे इर्द गिर्द अपनों की भीड़ है? नहीं अधीर, मैं भी तो अकेली हूँ, एकदम अकेली, लेकिन ऐसे अपने आप को हारा हुआ महसूस नहीं करने देती। क्या तुम ऐसे नहीं रह सकते? सब कुछ भूल के मुस्कुरा नहीं सकते? जिंदगी को काटो मत, जिंदगी को जीना सीखो। सानवी नम आंखें लिए बोले जा रही थी। उसने जब अपने अकेले होने की बात कही थी तभी उसकी आंखें भर आई थी। अधीर उसकी तरफ पलटा। उसकी आंखों में पहली बार आंसू थे, लेकिन अधीर बाध्य था उसके आंसू पोंछने में। तुम्हें नहीं लगता कि हम दोनों की किस्मत एक जैसी है? खैर प्लीज़ इन बातों को छोड़ो, अब क्लास का वक्त हो रहा है, हमें चलना चाहिए। अधीर बात खत्म करके बोला, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि आगे बात करके सानवी कमज़ोर पड़े। ठीक है, मैं जाती हूँ अब, कहकर सानवी जाने के लिए पलटी तो अधीर भी अपनी क्लास की तरफ मुड़ गया। लेकिन अभी भी दोनों के दरमियान बहुत कुछ था जो दोनों एक दूसरे से कहना चाहते थे। सानवी मन ही मन सोचते हुए निकल गई। सही कहा तुमने कि हमारी किस्मत एक जैसी है। अच्छा होता अगर हमारी किस्मत ही एक होती। अधीर और सानवी अब कभी कभी ब्रेक के समय मिल लिया करते। उनके बीच कुछ सीमित ही बातें हुआ करती थी। वही मिष्टी भी अधीर पर हर वक्त अपनी नज़र जमाए हुए थी। वो अधीर से बातें करने का मौका तलाश रही थी, लेकिन अधीर हमेशा ही क्लास में रहता था और कभी कैंटीन या गार्डन की तरफ जाता तो सानवी उसके साथ होती। मिष्टी सानवी के सामने उससे बात करने में सहज नहीं थी, या फिर उसे पसंद नहीं था कि उसकी बातों के दौरान कोई तीसरा शख्स वहाँ मौजूद रहे। वो बस अवसर खोज रही थी कि कब उसे अधीर अकेला दिखाई दे और वो जाकर अपनी बातों की शुरुआत करे। घर जाने के वक्त भी सानवी के जाने के बाद ही अधीर गैराज की तरफ निकल जाता। जब तक मिष्टी आती तब तक कॉलेज के गेट पर अधीर गैर हाजिर रहता। खैर, मिष्टी कब पीछे हटने वाली थी अपनी इच्छाओं में। सुबह सुबह सानवी कॉलेज पहुंची तो अधीर उसे गेट पर ही मिल जाता। अधीर का रोज वहां खड़े रहकर सानवी का इंतजार करना सानवी के लिए खास होता जा रहा था। अब दोनों को उनकी आदत भी होती गई थी। अधीर का यूं रोज उसे आते जाते देखना सानवी को बिल्कुल नहीं खटकता था, और दूसरी तरफ अधीर भी बिना उसे देखे क्लास नहीं जाता। मिष्टी की गलतफहमियां खत्म होने के बजाय बढ़ती जा रही थी। उसे अभी भी यही लगता था कि हो न हो अधीर उसी का इंतजार करता है, शायद खुद पहल करने में घबराता हो। लेकिन इस बीच कोई और भी था जिनकी नज़र सानवी और अधीर पर जमी हुई थी। वो शख्स कोई और नहीं बल्कि रंजन था। उस दिन सानवी के बात करने के बाद वो चला गया था, लेकिन जब कुछ दिनों बाद वापस उससे मिलने आया तब सानवी गेट पर खड़े होकर अधीर से बात कर रही थी, और वो भी बिना किसी हिचकिचाहट के। वो उस दिन से रोज छिपके ये बात नोट करने लगा था कि सानवी कॉलेज आते जाते उससे बात जरूर करती थी, और अधीर जो रंजन की नज़रों में कोई अनजान शख्स था, वो भी रोज़ यूं ही उसका इंतज़ार किया करता था। ये देखकर बेशक ही रंजन के दिल में एक गहरी टीस उठती थी। अधीर और सानवी की नज़रें एक दूसरे में गुम थी, रंजन की उन दोनों पर और मिष्टी की अधीर पर। इसी नज़रों के खेल में यूं ही दिन गुजर रहे थे। फिर एक रोज़ अधीर ब्रेक के समय कैंटीन में बैठा कॉफ़ी पी रहा था। वो इंतजार में था कि शायद सानवी भी आ जाए। उनकी नज़रें दरवाजे पर टिकी हुई थी और सानवी को तलाश रही थी। आते जाते बाकी विद्यार्थी पर उसका ध्यान नहीं था। तभी मिष्टी अंदर आई। उसने इधर उधर नज़रें दौड़ाई तो पता चला कि अधीर यही है,
और आज अकेला ही बैठा है। उसका मन एकदम से खुश होकर उछल पड़ा। वो अपने मचलते मन को संभालते हुए उसकी ओर बढ़ी। हाय अधीर, वो उसकी टेबल के पास आकर बोली। अधीर ने अपना नाम सुनकर निगाहें दरवाजे से हटाई और आवाज़ की दिशा में देखा। कोई लड़की खड़ी थी। उसने याद करने की कोशिश की। उसे पल भर के लिए याद भी नहीं आया कि उसके सामने कौन खड़ी है। क्या वो उससे कभी पहले मिला है जो वो उसका नाम जानती है? उसे याद आया कि कॉलेज के शुरुआती दिनों में वो भागती हुई आई थी और उससे टकराकर लड़खड़ा गई थी। अधीर ने अपने दिमाग पर थोड़ा जोर दिया। ये वही लड़की है जिसे मैंने गिरने से संभाला था। क्या नाम बताया था इसने अपना? अधीर मन में ही सोच रहा था। उसे मिष्टी की बात याद आई। मेरा नाम मिष्टी है, अपना नाम नहीं बताओगे? हाँ मिष्टी, उसी वक्त मैंने अपना नाम बताया था इसे। वो सोच रहा था और सोचने में भूल गया कि मिष्टी उसके जवाब के इंतज़ार में खड़ी है। अधीर की नज़रें उसकी तरफ थी, लेकिन अधीर को खुद अपनी नज़रों का ख्याल नहीं था। वो बस सोचे जा रहा था। मिष्टी को लगा कि अधीर उसको देखकर खोसा गया है, जिसकी वजह से उसकी नज़रें नहीं हट पा रही है। उसने अपनी गलतफहमियों में एक और बढ़ोतरी कर डाली और मन ही मन खुश हो गई। हे, कहाँ खो गए मिस्टर? वो उसकी आंखों के सामने हाथ हिलाते हुए कुछ अलग अंदाज में बोली और उसके सामने ही बैठ गई। अधीर को जैसे होश आया हो। मिष्टी, राइट? अधीर ने अपने विचार को कंफर्म करना चाहा। हूँ तो मिष्टी ही, लेकिन इतनी जल्दी भूल गए जो पूछने की ज़रूरत पड़ी। वो अधीर से बोली और मन में सोचने लगी। मुँह तो ऐसे बना रहा है जैसे मुझे पहचाना ही ना हो। खैर, इसे देखकर ही लगता है कि थोड़ा शर्मीला टाइप इंसान है। कभी लड़कों से भी तो बात करते नहीं दिखता, बस एक सानवी से ही। अधीर को कुछ बोलता देख वो अपने विचार से बाहर आई। नहीं पहचान गया, वो बस कुछ पल के लिए याद नहीं आया। वैसे तुम यहाँ? अधीर के जवाब में मिष्टी मुस्कुरा दी और बोली, तुम्हें पता है ये कैंटीन है, यहाँ कोई क्यों आता है? ऑफ कोर्स, भूख लगी है तो आ गई। उसकी बात सुनकर अधीर हिचकिचा गया। अरे मेरा मतलब वो नहीं था, मतलब मेरे सामने हो। कोई काम था? हम एक कॉलेज में पढ़ते हैं, अब बात करने के लिए भी कोई काम का बहाना खोजना पड़ेगा। वो सहज सी बोली। बात तो सही है तुम्हारी। अधीर ने सहमति जताई। वैसे कौन से ईयर के स्टूडेंट हो तुम? मिष्टी ने बात आगे बढ़ाई। मेरा इस बार सेकेंड ईयर कंप्लीट हो जाएगा। और तुम? मैंने इसी साल एडमिशन लिया है ना, फर्स्ट ईयर में हूँ। अच्छा, तुम खाने के लिए आई थी ना, खा लो, तुम्हारी क्लास का वक्त हो जाएगा, कहकर अधीर ने नज़रें उठाई तो देखा कि दरवाजे पर शानवी खड़ी। वह उसे देखकर उस तरफ जाने के लिए उठा। तुम खाओ, मैं चलता हूँ अब। वो मिष्टी से बोलकर आगे बढ़ गया और पीछे मिष्टी मन में बुदबुदाई। पेट तो मेरा वैसे ही भर गया, अब खाने की कहाँ जगह है? शानवी जो काफ़ी देर से उन दोनों को देख रही थी, अधीर की नज़रें पड़ते ही ऐसे दिखाने लगी जैसे उसे पता नहीं हो अधीर वहाँ है, और वहाँ से बाहर निकल गई। शानवी रुको। अधीर बाहर आकर उसे पीछे से आवाज़ देने लगा। शानवी ने सुन के भी अनसुना कर दिया। रुक ना सोनू, अधीर मन में ही कहकर रह गया। फिर वापस से उसे आवाज़ देकर बोला, शानवी। इस बार शानवी रुकी और पलटी। तुम्हें मेरी आवाज़ नहीं आ रही थी क्या? सबके सामने मैं पागलों की तरह आवाज़ दे रहा हूँ, कोई क्या सोचेगा? अधीर उस तक आकर बोला। अभी इतनी देर से किसी और लड़की से बात कर रहे थे, तब किसी ने कुछ नहीं सोचा, तो अब क्या कोई सोचेगा? शानवी व्यंग से बोली। उसकी बात पर अधीर हंस पड़ा। पहली बार हंसा था वो। शानवी खो सी गई। उसको अधीर से मिले लगभग 5 महीने हो चुके थे, लेकिन ये अधीर उस अधीर से बहुत अलग था जो उसे कॉलेज के पहले दिन मिला था। उस वक्त तो वो गंभीर सा ही रहता था, फिर बमुश्किल मुस्कुराना सीखा और कभी कभी उसके साथ मुस्कुरा लिया करता था, लेकिन आज खुलकर हंसा था जो शानवी को अंदर तक सुकून दे गया। उसने नहीं पूछा कि अधीर उसकी किस बात पर हंसा, कैसे और क्यों पूछती, बल्कि उसे तो अब खुद ही ख्याल नहीं था कि उसने अभी अधीर से क्या कहा। अधीर अपनी हंसी पर रोककर बोला, तुम्हें पता है, तुम अभी कैंटीन में ऐसे शो कर रही थी जैसे तुमने कुछ नहीं देखा, और अब खुद ही मान लिया कि तुम वहाँ देखकर खड़ी थी। कितनी मासूम सी हो तुम। बोलकर वो वापस हल्का सा हंस दिया। अधीर ने नोटिस कर लिया था। ये बात जानकर भी शानवी नहीं हिचकिचाई। जज्बात कब तक छुपाए जा सकते हैं? उसके मन में अधीर के साथ मिष्टी को देखकर जलन का भाव आ गया था। उसे वो कैसे छुपाती? और सच भी तो यही था कि उसका मन जुड़ने लगा था अधीर से। एहसास दोनों को ही था, लेकिन
अभी जिक्र करना दोनों को जल्दबाजी लग रही थी, इसलिए बस एक दूसरे की आंखों में अपने लिए चाहत महसूस कर दोनों खुश थे। क्लास का वक्त हो रहा था तो सानवी बिना कुछ बोले बस मुस्कुराकर चली गई। अधीर भी उसके पीछे नहीं गया, क्योंकि उसके मुस्कुराने से वो समझ गया था कि वो नाराज नहीं हुई है। वो भी अपनी क्लास की तरफ चला गया। घर के लिए निकलते समय सानवी गेट पर पहुंची। अधीर वहीं खड़ा था। सानवी उसकी तरफ नजरें उठाई और पलकें झपका दी, जैसे आंखों से ही कह रही हो कि मैं जा रही हूँ। अधीर ने भी जवाब में अपनी गर्दन हिला दी। गेट के बाहर खड़े रंजन की निगाहें उन दोनों के चेहरे का भाव पढ़ने में सक्षम थी। वो समझ रहा था सानवी के बाहर आते ही वो उसके सामने आ गया। उसे देखते ही एक बार फिर सानवी का मन गुस्से में भर गया। आओ तुम्हें घर छोड़ दूं। रंजन एक कदम अपनी कार की तरफ बढ़ाकर बोला। आपको दिक्कत क्या है मुझसे? क्यों चले आते हैं बार बार? सानवी अपना जबड़ा कसकर बोली। मैं बस यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा तुम्हें लेता हुआ चलूं। रंजन ने झूठ का सहारा लिया। कोई ज़रूरत नहीं है मेरा भला सोचने की या मेरे बारे में कुछ सोचने की। अभी हमारी शादी में 2.5 साल है, तो प्लीज़ मुझे अपनी शक्ल तभी दिखाना, उससे पहले मेरे सामने आने की कोशिश मत करो प्लीज़। मुझे इन 2.5 साल में खुलकर सांस लेने दो। मेरी ज़िंदगी में घुटन मत भरो। सानवी बोली तो रंजन ने उसे एक नज़र देखा, फिर निगाह फेर कर चला गया। सानवी उसके जाते ही घर की ओर जाने को हुई, तभी अधीर उसके सामने आ खड़ा हुआ। वो तब से वहाँ खड़ा था जब रंजन ने आकर सानवी का रास्ता रोका था। उसे लगा कि कोई सानवी को परेशान कर रहा है, लेकिन जब उसके पास आया तो उसकी बातें सुनकर पता चला कि माजरा कुछ और ही था। रंजन को उसने पहले भी देखा था, लेकिन आज समझ आया कि वो कौन है और यहाँ क्यों आया था। सानवी उसका चेहरा देखकर समझ गई कि उसने सब कुछ सुन लिया है। वो मन ही मन घबरा सी गई। कौन था वो? और शादी? मुझे नहीं बताया तुमने कभी। अधीर ने सब कुछ सुनकर भी सवाल किया, जबकि वो अच्छे से जानता था कि ये पूछने का कोई हक नहीं, लेकिन मन कब मानने वाला था। मुझे देर हो रही है, मेरे भैया मेरा इंतजार कर रहे होंगे, कल मिलते हैं। सानवी बोली और उसके बगल से होकर निकल गई। अधीर वहीं खड़ा रहा। क्या मैंने सही सुना? सानवी के भैया? लेकिन उसने तो बताया था कि मेरी ही तरह उसका इस दुनिया में कोई नहीं है, वो भी मेरी तरह अकेली है। शादी की बात तो उसने मुझसे छुपाई ही, लेकिन झूठ भी बोला। ये सब क्या है? अधीर का दिमाग झुंझला गया। उसने पलटकर देखा, सानवी वहाँ से जा चुकी थी। वो खाली रास्ते को देखे जा रहा था और उसके मन में एक ही सवाल गूंज रही थी, क्या भगवान मेरी ये खुशी भी मुझसे छीन लेगा? अधीर ठगा सा वहाँ खड़ा रह गया। जो कुछ क्षण पहले घटित हुआ वो उसकी समझ से बिल्कुल परे था। उसका दिमाग सुन्न था, या यूँ कहो कि वो अभी कुछ ज़्यादा सोचना नहीं चाहता था, क्योंकि वो जानता था कि हर बात के 2 पहलू होते हैं। जो हमें 6 दिखता है वो सामने वाले के लिए 9 होता है। हो सकता है इसी तरह सानवी और उसके बीच भी कुछ ऐसा ही हो। जो उसने देखा सुना उसके पीछे कोई गहरी बात भी हो सकती है। और अगर यही सच हुआ तो अगर सानवी की शादी पहले से ही तय है तब वो क्या करेगा? नहीं, उसने तो सोच लिया था कि परिस्थिति चाहे जो भी हो जाए वो सानवी के लिए ही जिएगा। वो अब तक एक जिंदा लाश की तरह ही जीता आया था, जैसे कोई कठपुतली हो, जैसे मुस्कुराने और खुश होने की कोई हक ना हो। लेकिन सानवी के आने से जैसे सब कुछ ही बदल गया था। उसे अब अपनी ज़िंदगी प्यारी लगने लगी थी। उसकी आंखें किसी को देखने की चाहत में जागने लगी थी। उसके होठ मुस्कुराने लगे थे और दिल खुश रहने लगा था। पर अगर कभी सानवी उसकी ज़िंदगी में ना हुई तो ये तो उसने कभी सोचा ही नहीं कि उसके बिना वो कैसे रहेगा। अगर कभी वो उसकी आंखों से दूर हो गई तो क्या वो जी पाएगा? नहीं, पहले भी तो मरकर जी रहा था। अब अगर उसके जीने की वजह उससे छीन गई तो वो झेल नहीं पाएगा। सोचते सोचते उसका दिमाग चकराने लगा था। उसने इन कुछ पलों में बहुत आगे तक सोच लिया था। उसने चारों ओर नजरें दौड़ाई, अब वहाँ कोई नहीं था। इस वक्त कॉलेज के बाहर घोर सन्नाटा पसरा था। उसके मन की तरह ही अपने दिल में कसमकस लिए वो घर की तरफ बढ़ गया। दूसरी ओर सानवी घर में दाखिल हुई। बाहर हॉल में उसका भाई तेजस अपने पैर पर पैर धरे बैठा था और सामने वही शख्स जिसकी सूरत से ही सानवी को नफरत थी, रंजन। क्यों चला आता था वो बार बार उसके सामने? सानवी के दिमाग में ये सवाल कौंध रही थी। कहीं उन्होंने मुझे और अधीर को साथ में बात करते हुए तो नहीं देख लिया? अगर ऐसा हुआ तो ये भैया को बता आए होंगे। सानवी अपने ही ख्याल में डर गई। उसने फटाफट तेजस के चेहरे का परीक्षण किया, लेकिन उसके चेहरे पर ऐसा कोई भाव नहीं था।
वो थोड़ा निश्चिंत हुई, फिर कमरे में चली गई। उसने बैग रखा और पानी पीकर मुड़ ही रही थी कि रंजन उसके सामने खड़ा था। ओ गॉड, आप फिर आ गए। किस भाषा और किस लहजे में समझाऊं आपको? सानवी उसकी मौजूदगी से परेशान होकर बोली। सिर्फ मेरे कुछ सवालों के जवाब दे दो। एक बार मेरी बात तो सुनो और समझो, फिर मैं चला जाऊंगा। रंजन सहज भाव से बोले, मैं आपको अपने सामने बर्दाश्त नहीं कर सकती, आप चले जाइए यहाँ से। सानवी ने उसके चेहरे से निगाह हटा ली। अभी बात नहीं करना चाहती हो तो कोई दिक्कत नहीं, मैं कुछ दिन बाद वापस तुम्हारे कॉलेज आऊँगा। मैं अकेले में कुछ बात करना चाहता हूँ तुमसे। हाँ, यही तो चाहते हैं आप कि मैं आपको कहीं अकेले में मिल जाऊँ। और सानवी को रंजन ने बीच में ही टोक दिया। इनफ सानवी, जानती क्या हो मेरे बारे में, जो हर बार अपनी बातों से मुझे गलत साबित कर देती हो? तुमने ऐसी कौन सी हरकत देख ली मेरी? कभी मेरी नज़रों में कुछ गलत नज़र आया तुमको? रंजन को गुस्सा आ गया। मुझे पाने के लिए मेरी ज़िंदगी का मोल भाव लगा दिया आपने, इससे ज़्यादा गलत और क्या होगा? सानवी को जैसे उसके गुस्से से फर्क ही न पड़ा हो। वो उसे नज़रें मिलाकर बोली, पाने की चाहत होती तो अभी तय रकम फेंकता तुम्हारे भाई के सामने और ले जाता तुम्हें। तुम्हारा भाई तो चाहता भी यही है ना, कि कब उसको पैसे मिले और कब तुमसे छुटकारा। तुम सिर्फ इतना ही सोचती हो कि मैंने तुमसे शादी के लिए तुम्हारे भाई को पैसे दिए। लेकिन क्यों कर रहा हूँ ये सब कुछ, इस बात पर गौर किया तुमने कभी? चाहत है मेरे मन में तुम्हारे लिए, लेकिन पाने की चाहत हरगिज नहीं। अगर ऐसा कुछ होता तो मुझे रोकने वाला है कौन यहाँ? तुम्हें यहाँ से ले जाने में मिनट नहीं लगेगी मुझे। फिर क्यों 3 साल के इंतजार के लिए मान गया मैं? कभी सोचा है तुमने? तुम कहती हो ना कि तुम आंखें पढ़ना जानती हो, तो पढ़ो ना मेरी आंखें। कुछ गलत नज़र आए तो नहीं आऊँगा कभी तुम्हारे सामने। रंजन का गुस्सा चरम पर था, लेकिन आवाज़ धीरे ही थी ताकि तेजस तक उसकी बातें ना पहुँचे। सानवी उसकी बातों से निशब्द हो गई थी। बोलती भी क्या? अगर रंजन की नीयत में कोई खोट दिखाई देती तो शायद वो वापस अपने मुंह खोलकर उसे अभी जवाब दे देती, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। बस वो तो उसी दिन से रंजन से नफरत करती आई थी जिस दिन वो शादी का प्रस्ताव लेकर आया था। उसी एक बात को पकड़कर अपने मन में रंजन की छवि खलनायक वाली बना ली थी उसने। लेकिन वो बुरा इंसान था, इस बात को साबित करने के लिए इसके अलावा उसके पास कोई तर्क नहीं था। रंजन वापस दरवाजे की तरफ बढ़ गया, फिर अपने कदम रोके और बिना मुड़े बोला, मैं कुछ दिन बाद आऊँगा ज़रूर। मुझसे बात करना या ना करना मैं तुम पर छोड़ता हूँ, और यकीन मानो मैं अपने स्वार्थ की कोई भी बात तुमसे नहीं करूँगा। कहकर वह तेज़ी से निकल गया और सानवी असमंजस में खड़ी रह गई। उसे 2 साल पहले का वो दिन याद आया जब उसने रंजन को पहली बार देखा था, और उसके बाद से वो उसके घर आता जाता रहता था। शुरू में बहुत सही इंसान मालूम हुआ था वो उसे, उम्र में बड़ा भी था और लहजे में बहुत ही अच्छा था, जिस कारण सानवी के मन में उसके लिए बहुत इज्जत थी। लेकिन फिर एक दिन उसने ऐसी बात कह दी जिससे उसकी सारी बातें खोखली लगने लगी। क्या सच में ऐसा कुछ है जो मैं समझ नहीं पा रही? लेकिन जब सब कुछ मैं अपनी आंखों से देख चुकी, अपने ही कानों से सुन चुकी, फिर क्या बात हो सकती है जो मुझे नज़र नहीं आती? खैर, इस बार इनसे बात करनी ही होगी। अगर सिर्फ उस दिन की बात को झुठला दूँ तो मेरा मन भी नहीं मानता कि रंजन गलत हो सकते हैं। लेकिन निष्कर्ष निकाला। अचानक ही अधीर का ख्याल आया। अधीर ने सब कुछ सुन लिया। कहीं वो अपने मन में कुछ बातें सोचकर मुझसे दूरी ना बना ले। उसे समझाने का वक्त नहीं था आज मेरे पास। उसे क्या पता कि मैं ये शादी कभी नहीं करूँगी। मैं तो रंजन के साथ शादी से पहले ही ये सब कुछ छोड़कर यहाँ से जाने की सोच रही थी, लेकिन कहाँ जाऊँगी? मेरा तो कोई ठिकाना ही नहीं। वो अपने कमरे के हर कोने को गौर से देख रही थी। अचानक उसके लब वापस खुले। अब ठिकाना नज़र आ रहा है उसका दिल। क्या अधीर मुझे अपने दिल में जगह देगा? दिल की बात आखिर जुबान पर आ ही गई। सानवी खुद हैरान हुई। उसने अपने ही हाथ से अपना मुंह दबा लिया। क्या कह रही हूँ मैं? अभी बहुत कुछ अनकहा है हमारे बीच। ये बहुत जल्दबाजी होगी अपने जज्बातों को नाम देने के लिए, लेकिन हालात संवरते नहीं। हमारी ज़िंदगी कैसे संवरेगी? उसके मन में क्या है वो तो शुरू से उसकी आंखों में दिखाई देता है। लेकिन मेरा क्या? मेरे भी दिल में घर कर चुका है वो। लेकिन मेरे हालात जानती हूँ मैं। क्या होगा मेरी किस्मत में? क्या मुझे वो मिल जाएगा जिसकी चाहत हो चुकी है मेरे दिल में? अब अपने दिल की बात कबूल करने में देरी नहीं कर सकती, क्योंकि हो ना हो रंजन की पारखी आंखें सब कुछ पहचान चुकी है। कहते कहते उसने अपना सिर ऊपर की तरफ कर लिया। पहली और आखिरी बार आपसे उम्मीद लगा रही हूँ भगवान, और चाहती हूँ कि आप उसे मेरे हिस्से में लिख दो।
मैं अपनी चाहत झुठलाना नहीं चाहती। हाँ, चाहने लगी हूँ उसको मैं। उसकी बोलती निगाहें सचमुच बहुत बोलती हैं। ये नज़रों की बातें बहुत हो चुकी। अब उसे कुछ लबों से बोलना चाहती हूँ, हिम्मत देना और आगे सब कुछ संभाल लेना। चाहत है तो आजमाना कैसा, और अंजाम का डर भी नहीं है। फिर भी मांग रही हूँ कि कुछ सही हो जाए। दूसरों के हिसाब से ही चलती आई हूँ, अब अपने नक्शे कदम की ओर चलना चाह रही हूँ, मेरा साथ देना। वो अपना सिर ऊपर की तरफ किए ही बोले जा रही थी। बस अब कोई ऐसा पल ना आ सके जिसमें हमें अलग करने की ताकत हो। सानवी अपने मन में इरादा कर चुकी थी कि वो एक बार रंजन की बात जरूर सुनेगी, लेकिन उनसे शादी ना करने का फैसला अटल था। रंजन के लिए उसके मन में नफरत भरी हुई थी जो एकदम से कम नहीं हो सकती थी, लेकिन उसकी बात सुनकर वो सोचने पर मजबूर थी कि क्या वाकई रंजन ऐसा कुछ सोच सकता है उसके लिए। अगर नहीं तो वो क्या था जो उसने सानवी के भैया से कहा था। वो क्या चाहता था इसके लिए उससे बात करना जरूरी था। दूसरी तरफ से अधीर का भी तो ख्याल था। खैर, अधीर को लेकर वो निश्चिंत थी, क्योंकि अधीर ने सानवी को रंजन से बातें करते सुना था और उस वक्त सानवी की बातों से पता किया जा सकता था कि वो रंजन से शादी नहीं करना चाहती। अधीर भी इसी सोच में मग्न था। उसे सानवी की बातों से लगा कि उसे उस शख्स से किसी मजबूरी में शादी करनी पड़ रही है। उसे सानवी की बातें याद थी जो उसने रंजन से कही थी, हमारी शादी में अभी 2.5 साल वक्त है, तो अपनी शक्ल मुझे मत दिखाना। क्या था वो शब्द, सानवी की शादी। लेकिन वो राजी नहीं लगी मुझे, उसके भैया भी है। उसने कभी जिक्र नहीं किया, बल्कि ये कहा था कि वो बिल्कुल अकेली है इस दुनिया में। इन सब सवालों के जवाब मुझे वो ही दे सकती है। मेरे लिए ये जानना जरूरी है कि माजरा क्या है। जब से कॉलेज से लौटा हूँ, एक डर भरा हुआ है मन में, कहीं उसे पाने से पहले खो न दूँ मैं। अधीर विचार करते करते ही सो गया। अगले ही दिन वो रोज की तरह ही गेट पर खड़ा था। तभी मिष्टी आई। हे अधीर, गुड मॉर्निंग। वो अधीर पर नज़र पड़ते ही बोली, गुड मॉर्निंग। अधीर ने सीमित जवाब दिया, आज मैं लेट हूँ, लेकिन तुम जल्दी आकर भी यहाँ खड़े हो, क्लास का वक्त हो रहा है। मिष्टी ने उसका ध्यान अपनी तरफ खींचना चाहा, क्योंकि वो बाहर देख रहा था। हाँ, लेकिन आज मेरा मन नहीं है क्लास लेने का, तुम जाओ, नहीं तो तुम्हारी क्लास रह जाएगी। वो बाहर देखता हुआ ही बोला, नज़रें व्यस्त लग रही है तुम्हारी, किसी के इंतजार में हो क्या? मिष्टी उसे निरंतर बाहर देखते देखकर पूछी। ऐसा ही कुछ समझ लो। अधीर ने अब अपनी नज़रें मिष्टी की तरफ घुमाई और जबरन मुस्कुराकर बोला, ओह, अपने दोस्त का इंतजार कर रहे हो? मिष्टी सानवी को याद कर बोली, दोस्त? अधीर असमंजस में बोला, हाँ सानवी, उसने बताया था मुझे कि तुम दोनों अच्छे दोस्त हो। मिष्टी मुस्कुरा के बोली। फिर उसे एकदम से क्लास की याद आई। ओ मेरी क्लास, मैं चलती हूँ, बाय, कहकर वो बिना अधीर का जवाब सुने ही क्लास की तरफ भाग छूटी। अगर रुकती भी तो भी अधीर जवाब नहीं देता, क्योंकि वो फिर अपनी सोच में गुम था। उस दिन तो कह रही थी कि वक्त चाहिए दोस्त के बारे में सोचने के लिए, लेकिन मिष्टी से कहा कि बहुत अच्छे दोस्त हैं। और जिस दिन कैंटीन में जब मैं मिष्टी से बात कर रहा था, तब भी उसके चेहरे पर जलन के भाव आसानी से देखे जा सकते थे। बस मैंने उस वक्त ज़्यादा गौर नहीं किया। मतलब वो भी वही महसूस करती है जो मैं करता हूँ। अधीर के होठों पर बरबस ही मुस्कान तैर गई। लेकिन उसकी शादी नहीं, मैं सोचने में इतनी जल्दबाजी नहीं कर सकता। वो अपना सिर झटकते हुए वापस गंभीर मुद्रा में आ गया। कुछ देर बाद उसे जल्दी में भागकर आती हुई सानवी दिखाई दी। उसके माथे पर आई सिकन बयां कर रही थी कि वो लेट होने की वजह से जल्दी में थी। लगभग सारे बच्चे क्लास में जा चुके थे, कुछ गिनती के ही बाहर थे। अधीर दरवाजे पर खड़ा था और सानवी लगभग भागती हुई अंदर की तरफ बढ़ गई। या तो उसने अधीर को देखा ही नहीं था या फिर नज़रअंदाज करके जा रही थी, ये अधीर समझ नहीं पाया। सानवी रुको, अधीर ने उसे पीछे से टोका, अभी क्लास है, ब्रेक में मिलते हैं। सानवी जल्दबाजी में उसकी तरफ गर्दन घुमाकर बोली और तुरंत ही आगे देख जाने लगी। सोनू, रुक जाना यार प्लीज़, बात करनी है मुझे। आज अधीर के मुंह से उसके लिए सोनू निकल ही गया। वो भी अपने मन के आगे विवश हो चुका था। सानवी के कदम वहीं ठहर गए। उसे याद था कि महीने पहले उसने अधीर के सामने बिल्कुल धीरे से बात कर रही थी कि अगर मेरा कोई अपना होता तो मुझे सोनू कहकर बुलाता। लेकिन जरा भी अंदाज़ा नहीं था कि अधीर ने उसकी वो बात सुन ली थी। उसके मन में ये सवाल बिल्कुल नहीं आया कि अधीर ने उसे सोनू क्यों कहा, बल्कि उसे अच्छे से आभास था कि वो अपना साही तो है या फिर किसी अपने से बढ़कर।
इस कलयुग में जहाँ लोग बने बनाए रिश्ते में धोखा दे जाते हैं, वहीं अधीर ने उससे बेनाम सा रिश्ता निभाया था। फिर वो पराया कैसे हो सकता था? सानवी अब अपने आंसुओं पर से नियंत्रण खोने लगी थी। शायद खुशी के आंसू थे जो रोके नहीं रुक सकते थे। अपने आंसुओं को आंखों में जब्त करने के लिए अपनी आखिरी कोशिश करनी चाहिए और अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन आंसू बहकर गालों को भिंगा गए। वो अधीर की तरफ नहीं पलटी, बस आंखें बंद किए खड़ी रही। सोनू, अधीर ने एक बार फिर उसे पुकारा, लेकिन सानवी ने आंखें नहीं खोली। बाहर से वो शांत थी, लेकिन अंदर से उसका मन चीख कर अधीर से कहना चाहता था कि कहाँ थे तुम अब तक? अगर तुम ना मिले तो शायद ये दुनिया जिंदगी भर पराई ही लगती। सानवी, तुम ठीक हो? उसका जवाब न पाकर अधीर उसकी तरफ आता हुआ बोला, लेकिन जैसे ही उसके चेहरे पर नज़र पड़ी उसका दिल धक से रह गया। सानवी के गालों पर आंसू की लकीरें बन गई थी, जो तीर की तरह अधीर के दिल में चुभने सी लगी। तुम ऐसे क्यों? नो प्लीज नो, मेरी वजह से क्या? नहीं, सॉरी सानवी, वो घबराता हुआ सा बोला। तो सानवी ने आंखें खोली। उसने अपने हाथ से अपने आंसू पोंछे और बच्चों सा मुंह बनाकर बोली, नहीं, अब सानवी नहीं बोलोगे तुम। सोनू, कह ही दिया है तो अब यही नाम मेरा है, इसी नाम से बुलाया करो। उसने पूरा हक जताया। अधीर कुछ नहीं बोला, बस एकटक उसे देख रहा था। कितनी आसानी से हक की बात कर जाती थी वो। और एक वो था, वो हमेशा अपनी बात करने के लिए हिचकिचाता ही रह जाता था। अभी भी तो उससे बात करने के लिए खड़ा था, लेकिन उसे देखकर भूल चुका था। सुना ना तुमने मैंने जो कहा? सानवी उसे चुप देखकर बोली। तब उसने मुंह खोला। हाँ हाँ, तुम सोनू हो, सानवी नहीं, कहकर वह मुस्कुरा दिया। क्लास में नहीं जाना तुम्हें? लेट हो रही थी तुम? वो उसे याद दिलाता हुआ बोला, क्योंकि कुछ देर पहले तक वो काफ़ी जल्दी में थी। सानवी ने ना में गर्दन हिला दी। तुम्हें बात करनी थी ना? मुझे अभी करनी है, लेकिन यहाँ नहीं, कहीं और चले। ये पहली बार था जब सानवी अपनी मर्जी से कहीं जाने की जहमत उठा रही थी, क्योंकि उसे कहीं भी जाने की इजाज़त नहीं थी। जैसे तुम्हें कंफर्टेबल लगे, चलो, अधीर आगे बढ़ता हुआ बोला और बाहर निकल गया। सानवी भी पीछे चल दी। इस तरफ नहीं, किसी दूसरे रास्ते से चलो, सानवी ने उसे आगे जाता देखकर टोका, क्योंकि ये रास्ता उसके घर की तरफ जाता था। वो विपरीत रास्ते में मुड़ गई। अधीर और सानवी कॉलेज से बाहर एकांत की तलाश में निकले थे। कुछ देर बाद वो दोनों एक कैफ़े में था। ज़्यादा बड़ी जगह नहीं थी, जिस वजह से काफ़ी कम लोग थे वहाँ। चारों तरफ पेड़ पौधे लगाए हुए थे और रेडियो पर शांत संगीत बज रहा था। सानवी को रेडियो सुनना शुरू से ही बहुत पसंद था। वो तो इस माहौल को देखकर ही खुश हो उठी। अधीर ने उसे बैठने को कहा और खुद भी उसके सामने बैठ गया। फिर 2 चाय ऑर्डर कर दी। देखो रेडियो, कितना अच्छा समा बंधा हुआ है यहाँ। सानवी रेडियो की तरफ देखते हुए अधीर से बोली, तुम्हें पसंद है रेडियो? अधीर उसकी चमकती निगाहों में देखकर बोला, बहुत पसंद है। तुम्हें पता है, मेरे पास भी था। पापा सुनते थे रेडियो और उनके जाने के बाद मैंने संभाल के रखा हुआ था, लेकिन जब एक दिन मैंने चलाया तो भैया कहने में घिन आती है मुझे। भाई कहलाने के लायक नहीं वो। तेजस नाम है उसका। उसने मेरा रेडियो तोड़ दिया। सानवी की चमकती निगाहें क्षण भर में ही नम हो गई। सानवी, प्लीज नो, तुमने कहा था कि तुम खुद को टूटने नहीं देती। अधीर उसकी नम आंखें देखकर एक बार फिर परेशान हो गया। उसे सांत्वना देने के लिए उसने अपना हाथ सानवी के हाथ की तरफ बढ़ाया, लेकिन उसे उसकी बात याद आई। मुझे नहीं पसंद कि कोई मुझे छुए, चाहे नीयत अच्छी हो या बुरी। उसने अपना बढ़ा हुआ हाथ वापस पीछे ले लिया। मैंने कहा ना, सानवी मत बोलो, वरना माँ के लिए कुछ गुस्से में बोली। बदले में अधीर हल्का मुस्कुरा दिया। मुझे पता है कि तुम मेरे बारे में जानना चाहते हो, इसलिए तुम्हें कॉलेज से बाहर लाई हूँ। कल रंजन आए थे, उसके बाद काफ़ी सवाल होंगे ना तुम्हारे मन में। सानवी ने अपनी नम आँखें पोंछ ली और उससे सवाल किया। अधीर ने जवाब में सिर्फ अपना सर हिला दिया, क्योंकि ये सच था कि वो जानना चाहता था। सानवी ने बोलना शुरू किया। मैं 10 साल की थी जब मेरे माँ पापा मुझे छोड़कर हमेशा के लिए चले गए। तेजस यानी मेरा भाई मुझसे 8 साल बड़ा है। वो उस वक्त 18 का था। तब इतनी समझ नहीं थी मुझे, लेकिन आभास था कि मुझसे मेरा सब कुछ छिन चुका है। सब याद भी है मुझे। मेरे मम्मी पापा मुझे सोनू कहकर बुलाते थे, और तेजस भी। उनके जाने के बाद एक तसल्ली थी मेरे मन में कि मैं बिल्कुल अकेली नहीं हूँ, मेरा भाई मेरे साथ है। लेकिन नहीं,
कुछ वक्त ही बीता था, तेजस झल्लाने लगा मुझ पर। मैं जैसे उन पर बोझ हूँ। एहसान जताने लगा था एक 11-12 साल की बच्ची पर कि वो मुझे पाल रहा है, बल्कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं किया। ये सब धन दौलत मेरे पापा की है जो उन्होंने अब मुझ पर खर्च की है। वक्त बीतता गया और साथ ही तेजस की आदतें बिगड़ती गई। सिगरेट, शराब पीना, अलग अलग लड़कियों को घर लाना। वो अब 30 का है, लेकिन उसने अभी तक शादी नहीं की और ना ही करेगा, क्योंकि वो किसी एक रिश्ते में टिक नहीं सकता। उसे कभी ये ध्यान नहीं रहा कि उसकी एक छोटी बहन भी है, और ध्यान तब आया जब मेरी उम्र शादी की हो गई। अधीर, तुम यकीन नहीं करोगे कि एक भाई ऐसा कर सकता है। उसने अपने दोस्तों से ये कहा कि जो उसे सबसे ज़्यादा रकम देगा वो उसकी बहन से शादी कर सकता है। एक तरह से नीलामी जैसे किसी सामान की होती है। सानवी की आंखें एक पल के लिए बंद हो गई और वहीं अधीर अपने जबड़े और मुठियाँ कस ली। उसे गुस्सा आ रहा था उस इंसान के प्रति जिसको उसने कभी देखा भी नहीं। सानवी ने आंखें खोली। अधीर की मुट्ठी देखकर उसको अंदाजा हो गया कि उसे गुस्सा आ रहा है। सानवी अपने हाथ में पकड़े पेन की उंगलियों के बीच घुमाते हुए वापस बोलना शुरू किया। तेजस के सब दोस्त भी उसी की तरह थे, आवारा और बदतमीज़ किस्म के, लेकिन कोई एक था जो मुझे उन सब में अलग लगता था। बहुत ही सुलझा हुआ इंसान, रंजन, वही जिसको तुमने कल मेरे साथ देखा। वो भी तेजस की ही उम्र के हैं, मुझसे लगभग 7-8 साल बड़े। जब शुरुआत में वह घर आने लगा था तब उनका व्यवहार बहुत अच्छा था। इज्जत थी मेरे मन में उनके लिए। मैंने शुरू से तेजस के साथ अजीब किस्म के इंसान ही देखे थे और मेरी दुनिया तो मेरे घर तक ही सीमित थी। इसलिए मुझे लगता था कि क्या हर जगह ऐसे ही इंसान होते हैं, इतनी गंदी सोच रखने वाले। लेकिन रंजन को देखने के बाद लगता था कि कुछ अच्छे लोग भी होते हैं इस दुनिया में, जिन्हें अपनी और दूसरों की इज्जत का ख्याल होता है। पर जब तेजस ने अपने दोस्तों को मुझसे शादी करने की बात कही तब पता है सबसे पहले घर कौन आया मुझे एक चीज़ समझकर खरीदने के लिए? वो रंजन थे। एक भरोसा कायम हुआ था जो टूट गया उस वक्त। मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ था कि क्या सच में किसी को पहचानने में गलती कर दी मैंने। उन्होंने 50 लाख रुपये देने की बात कही तेजस को, ताकि इससे ज़्यादा देकर कोई और न मुझे ले जाए। सानवी की आंखों में आंसू उतर आए। सोनू, रोना नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा मैं, तुम निश्चिंत रहो। अधीर दृढ़ विश्वास के साथ बोला, हालांकि उसकी आवाज़ में गुस्सा ज़्यादा था। मुझे पता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा अधीर। रंजन से लड़ बैठी थी उस वक्त मैं कि क्या समझ के उन्होंने मेरा सौदा कर लिया। फिर जब वो नहीं माने तो मैंने उनसे वक्त मांग लिया, ये कहकर कि मुझे अभी आगे पढ़ना है, और उन्होंने मेरी बात मान भी ली। पता नहीं क्यों मुझे शादी नहीं करनी उनसे, इसलिए इसी बीच मैं कहीं दूर चली जाऊंगी। उसकी बात से नफरत सी हो गई है मुझे उनसे, लेकिन वो हर बार यही कहते हैं कि इन सब के पीछे कोई वजह है। ऐसी भी कोई वजह होती है क्या जिनमें एक लड़की का सौदा करके भी खुद को सही बताया जा सके? खैर, एक बार उसकी बात सुननी है मुझे भी। अब कौन सी सफाई देंगे वो मुझे जानना है। सानवी ने धीरे आवाज़ में बोलते हुए अपनी बात को विराम दिया। अधीर को समझ आ चुका था कि क्यों सानवी अपने भाई के होते हुए भी खुद को अकेला मानती थी, और रंजन से शादी की वजह भी। लेकिन जब वो शादी नहीं करना चाहती तो जाएगी कहाँ? कहाँ जाओगी तुम? कुछ सोचा है तुमने? अधीर ने बेमन से ये सवाल किया। उसका बस चलता तो सानवी को कहीं नहीं जाने देता, लेकिन अभी किस हक से खुद के पास रुकने को कहता? मंजिल तो मिल गई है, अगर तुम रास्ता दे दो खुद तक पहुंचने का तो तुम ही मेरी मंजिल हो, तुम ही मेरा ठिकाना। सानवी ने मन ही में ये बात कही, लेकिन अधीर से बोली, इतनी बड़ी दुनिया है, कहीं तो मेरे लिए जगह होगी ही। अधीर का मन किया कि सानवी को कह दे मैं हूँ ना, लेकिन अभी भी उसकी हिचकिचाहट कायम थी। एक हद तक वो सानवी की आंखें पड़ चुका था और उसे अपने लिए चाहत नजर आई थी, लेकिन हिम्मत जुटाने की कोशिश कर रहा था कि अभी भी अपने जज्बातों को शब्द का रूप दे सके। तुम अपने बारे में कुछ नहीं बताओगे? अधीर बेचैन। सानवी माहौल को हल्का करने के लिए कुछ शरारत से बोली। अधीर को पहले तो अजीब सा लगा, फिर बिना देरी के याद आ गया कि उसकी कॉपी पर यही नाम तो लिखा था जो उसने शुरुआती दिनों में सानवी को दी थी। ऐसे चुपके हो गए। बताओगे नहीं? बेचैन क्यों? सानवी उसके चेहरे पर बराबर नज़र रखते हुए बोली, अधीर का मतलब ही बेचैन होता है। बहुत सोच समझ के नाम रखा था शायद पापा ने।
वो दर्द भरी मुस्कान के साथ बोला तो सानवी को उसकी ये जबरन हंसी चुभ सी गई। तो सिर्फ मेरे बारे में जानने आए थे, अपने बारे में नहीं बताओगे? सानवी ने वापस पूछा। बताऊंगा, लेकिन अभी नहीं, किसी और दिन। अभी मैं कुछ और कहना चाहता हूँ, अगर तुम इजाज़त दो तो। आखिरकार अधीर ने थोड़ी हिम्मत जुटाई। हाँ बोलो। सानवी को जैसे पता था कि वो क्या कहना चाहता है। कुछ शब्दों में बताना नामुमकिन है, लेकिन ज़्यादा मुझसे बोला नहीं जाएगा, इसलिए सीधे कहना ठीक रहेगा। सोनू, मैं तुमसे। अधीर की हिम्मत एक बार फिर जवाब दे गई। आगे शब्द अटक गए। हाँ, तुम मुझसे। सानवी ने उसे छेड़ने के लिए उसकी बात दोहराई। मैं वो तुमसे। अधीर नहीं बोल पा रहा था, क्योंकि सानवी की निगाहें उसी पर टिकी हुई थी। सानवी अचानक ही अपने हाथों में पकड़ा पेन अधीर के होठों पर रख दिया। तुम रहने दो। अधीर की सांसें एक पल को थम सी गई। हालांकि सानवी ने उसे छुआ नहीं था, लेकिन उसकी ये हरकत भी अधीर का दिल तेज धड़काने के लिए काफ़ी थी। कभी शर्ट पकड़कर खींचना, कभी बैग, और अब ये। वो उसे हर बार अपनी इन हरकतों से उसके बारे में सोचने के लिए अधीर को मजबूर कर देती थी। ये एहसास बयां करने के लिए अल्फाज की ज़रूरत नहीं। अधीर, तुम्हारे अंदाज सब बयां करने के लिए काफ़ी है, सानवी बोली और पेन उसके होठों से हटाकर खड़ी हो गई। फिर बाहर की तरफ बढ़ती हुई बोली, मैं बाहर इंतज़ार कर रही हूँ तुम्हारा, आ जाओ। वो चली गई और अधीर कभी उसे देखता तो कभी टेबल पर रखे चाय के 2 भरे हुए कप को, जिनमें चाय बिल्कुल ठंडी हो चुकी थी। कितनी खामोशी से कुछ अल्फाजों में सारे एहसास बयां कर गई ये। अब लग रहा है जैसे ज़िंदगी में पहली दफ़ा सब कुछ पा लिया हो। अब इसे मेरे पास रहने देना भगवान। आपने हमेशा मुझसे मेरा सब कुछ छीना है, अब अगर इसे छीन लिया। उसने वापस कैफ़े के दरवाजे की तरफ नज़र उठाई। सानवी बाहर जा चुकी थी। खामोश इजहार हो चुका था दोनों के बीच। बातें, मुलाकातें बढ़ने लगी थी। अब कभी कभी दोनों ही क्लास छोड़कर गार्डन या कैंटीन में बातें करने बैठ जाते। कॉलेज में भी सब इस बात को नोटिस करने लगे थे, लेकिन कॉलेज में टोकने का ना तो किसी को समय होता है और ना ही इच्छा। सबको अपने से मतलब रहता है, पर मिष्टी को उन दोनों से मतलब था। उसे शुरुआत में सच लगा था कि अधीर और सानवी बस दोस्त ही है, लेकिन उन दोनों की आंखों में पनपते एहसास मिष्टी से छुप कैसे सकते थे। फिर भी मिष्टी पीछे हटने वालों में से नहीं थी। वो बस किसी तरह ही अधीर को हासिल करना चाहती थी। शायद उसकी मनोदशा ही ऐसी थी कि जो एक बार पसंद आ गया वो तो चाहिए ही, तो उसे अपनी कोशिश तो करनी ही थी। इसलिए वो जब भी उन दोनों को साथ बैठे देखती तो खुद भी जाकर अधीर से बातें करने बैठ जाती। फाइनल एग्ज़ाम्स आने वाले थे, मतलब सानवी को इस कॉलेज में आए और अधीर से मिले 9 महीने बीत गए थे। अधीर अब पूरी तरह से बदल चुका था। पहले उसे मुस्कुराना नहीं आता था, लेकिन अब उसके होठों से मुस्कुराहट हटने का नाम ही नहीं लेती थी। वो अपना बीता कल भूल नहीं सकता था, लेकिन सानवी के आने से उस दर्द भरे अतीत पर प्यार की चादर पड़ चुकी थी। सानवी का साथ उसे नई जिंदगी दे गया था। सानवी में उसकी खुशी ही नहीं, बल्कि उसका पूरा जहान बसने लगा था। उसके अलावा था ही कौन अधीर का। वही सानवी भी भूल चुकी थी कि उसका अधीर के सिवा कोई और है। हाँ, यही सच था। तेजस जैसा भाई हो तो इंसान अपने आप को अकेला रखना ज़्यादा ही सही समझेगा। सानवी के लिए भी उसके भाई का कोई अस्तित्व नहीं था। इस दुनिया में उसका कोई अपना था तो बस अधीर ही था। दोनों एग्ज़ाम्स की तैयारी में लगे थे, क्योंकि कैसे भी कॉलेज तो पास करना ही था। अधीर का 2nd ईयर था और सानवी का 1st ईयर। दोनों का विषय भी एक ही था, तो अधीर उसके पढ़ने में भी मदद कर दिया करता था। लेकिन पढ़ाई के समय उसकी बातें सिर्फ पढ़ाई तक ही सीमित रहती थी। रंजन को सानवी के सामने आए 3 महीने गुजर चुके थे, लेकिन वो उससे बात करने नहीं आया। सानवी को भी उसका इंतज़ार था। वो भी उसकी सफाई सुनना चाहती थी। वो जानना चाहती थी कि क्या सच में रंजन कुछ गलत सोचा या वो ही गलत समझ बैठी है। ऐसा सानवी को लगता था कि रंजन वापस नहीं आया, लेकिन सच तो ये था कि वो उस दिन के बाद हर रोज़ आया करता था। बस छिप छिप कर ही देख लिया करता था। वो कुछ न कुछ परख रहा था, इसलिए रोज़ आता था। अब वो खुद को तैयार कर रहा था कि सानवी से क्या बात करनी है। फिर एक रोज़ अधीर और सानवी दोनों ही कैंटीन में नाश्ता करने के लिए बैठे थे। बस यूं ही कह लो कि नाश्ता सिर्फ एक बहाना था।
दोनों अपनी ही बातों में मग्न थे। हम ऐसी क्लास छोड़ने लगे तो फिर हो गए पास, सानवी बोली, क्योंकि इस समय उन दोनों की ही क्लास थी, लेकिन वो कैंटीन में बैठे थे। कई स्टूडेंट्स तो पूरे साल क्लास न लेकर बस एग्जाम्स के समय ही कॉलेज आते हैं। जब वो पास हो सकते हैं तो हम क्यों नहीं होंगे? अधीर मुस्कुराता सा बोला, हाँ बात तो सही है तुम्हारी, और मुझे क्या टेंशन, मेरे लिए तो तुम हो ही मुझे पढ़ाने वाले, सानवी चहकते हुए बोली। तो अधीर फिर मुस्कुरा दिया। वैसे तुम्हें जॉब मिली या नहीं? सानवी वापस बोली, अभी नहीं मिली, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ, जल्दी मैं कोई अच्छा काम ढूंढ लूँगा, उसने जवाब दिया। अधीर अब तक अपने गैराज का काम तक ही सीमित था, क्योंकि उसकी ज़रूरतें कम थीं, लेकिन अब सानवी को अपनी ज़िंदगी में लाने से पहले वो अपना खुद का आशियाना बनाना चाहता था। अपने जज्बातों, एहसासों और रिश्तों को नाम देने से पहले वो कुछ काबिल बनने की कोशिश में लगा था। वैसे तुमने रंजन के बारे में बताया था ना, उनको तुमसे कुछ बात करनी थी, वो अब तक क्यों नहीं आए मिलने? अधीर टेबल पर रखी ठंडी चाय को एक बार में ही ख़त्म करते हुए बोला। अब तक उन दोनों को ठंडी चाय पीने की आदत पड़ चुकी थी। वो एक दूसरे के चक्कर में रोज़ ही चाय मंगाकर पीना भूल जाते थे, और याद आता तब तक चाय ठंडी हो चुकी होती थी। सच कहूँ तो मुझे भी उनका इंतज़ार है। वो उस दिन जिस तरह बोलकर गए थे कि इस सौदे में उसका स्वार्थ नहीं, तब से मुझे भी आत्मग्लानि महसूस हो रही है कि कहीं उनको समझने में मुझसे ही कहीं भूल तो नहीं हुई। सानवी ने अपने मन की बात उसके समक्ष रखी, लेकिन तुमने खुद उसको तुम्हारे भाई से बात करते सुना था। अधीर थोड़ा रुका फिर बोला, वैसे इस बात में कोई दो राय नहीं कि कभी कभार देखा सुना गलत भी हो सकता है, या उसके पीछे सच्चाई कुछ और होती है। यही बात मेरे मन में है। मैं पहले तो गुस्से में कुछ समझ नहीं पाई थी, फिर जब वो उस दिन अपनी सफाई में बोले तो उनकी आंखों में कहीं न कहीं सच्चाई नजर आई मुझे। लेकिन वो तो 3 महीने में यहाँ लौटे ही नहीं, और ना ही इस बीच घर आए, सानवी ने कहा तो अधीर को उसकी पहली मुलाकात याद आ गई। वो फट से बोला, आंखों में देखकर सब जान जाती हो ना तुम, कि कौन सच्चा है कौन झूठा, कौन खुश है और कौन दर्द में। बचपन से ही ऐसे चेहरे देखे हैं अपने आसपास, जो अपने दिमाग और नज़रों में गंदगी लिए फिरते हैं, तो अब थोड़ा आइडिया तो हो जाता है। जब इनसे अलग ही कोई आंखें नजर आती है तो सानवी भी अपनी चाय उठाकर पी गई, फिर मुंह बिगाड़ती हुई बोली, बिल्कुल ठंडी हो चुकी है ये। अधीर हंस दिया, अब तक तो तुम्हें आदत पड़ जानी चाहिए थी, ये तो रोज़ की बात हो चली है। हाँ, लेकिन कुछ और आदत भी तो लग गई है, उसके सामने तो ये आदत कुछ भी नहीं, सानवी शरारत से बोली। वहीं अधीर समझ गया कि उसे देखने के बारे में बात कर रही है। अधीर जवाब देता हुआ उससे पहले ही वहाँ मिष्टी आ गई। हर बार की तरह ही उसने उन दोनों की बातों में दखल देना चाहा और अधीर के पास आ खड़ी हुई। ओह, तो तुम यहाँ बैठे हो, वो अधीर के बाल बिगाड़ते हुए बोली। अधीर ने जल्दी से सानवी के चेहरे का जायजा लिया। उसके चेहरे पर चिढ़न के भाव उभर आए थे और वो तिरछी नज़रों से मिष्टी को देख रही थी, या लगभग घूर ही रही थी। अधीर को भी मिष्टी का यूं उसे छूना पसंद नहीं आया, लेकिन उसे ये लगता था कि उसका व्यवहार ही ऐसा है। बस चाय पीने के लिए। अधीर ने चाय के खाली कप की तरफ इशारा करते हुए सरासर झूठ बोला। अच्छा, चाय बहुत पीते हो तुम दोनों ही, अक्सर यहीं पाए जाते हो। अब तो मिष्टी की बातों में व्यंग था, लेकिन वो नॉर्मल तरीके से ही बोल रही थी। अरे चाय तो बहाना है बस, अधीर एकदम से बोल गया तो सानवी ने उसे आंखें दिखाई, तो वो बात को संभालने के लिए बोला, वो एग्ज़ाम आ रहे हैं ना, तो मैं सानवी की प्रॉब्लम सॉल्व करने में हेल्प कर देता हूँ, बदले में ये मुझे चाय पिला देती है। कहकर अधीर मिष्टी के सामने भी मुस्कुरा दिया। मिष्टी सब समझ रही थी। तुम भी हमें ज्वाइन करो, हम एक बार फिर पी लेंगे। इस बार सानवी बोली, अरे नहीं, मैं चाय नहीं पीती, बस ऐसे ही आई थी तो तुम दोनों दिख गए, मैं जाती हूँ अब। मिष्टी आगे बढ़ते हुए बोली, तो उन दोनों ने ही हाँ में सर हिला दिया। वो चली गई। ये पसंद करती है तुम्हें? मिष्टी के जाते ही सानवी बोली। अधीर हंस दिया, तुम भी ना, ऐसा कुछ नहीं है, वो बस थोड़े खुले स्वभाव की है, इसलिए जो मन में आता है कह देती है। तुम नहीं जानते अधीर, मुझे तो ऐसा ही लगता है। अगर ऐसा हुआ भी तो कौन सा उसके पास कोई माया जाल होगा जो मैं उसके पीछे चल दूंगा। अधीर उसे चिढ़ाने के लिए बोला। चले भी गए तो मैं हूं ना तुम्हें हाथ पकड़कर रोकने के लिए, सानवी इस बार गंभीर स्वर में बोली।
अधीर उसे सीरियस देखकर माहौल को ठीक करने की कोशिश करता हुआ बोला, तुम्हें हाथ पकड़ना भी आता है? बताया नहीं तुमने कभी पकड़कर, कहकर वो अपना हाथ देखने लगा। तुम ज़्यादा मत बोलो, अब चलो क्लास में जाओ, वो उठते हुए बोली। तो अधीर भी उठ खड़ा हुआ और बाय बोलकर दोनों ही क्लास की तरफ बढ़ गए। लेकिन कहीं ना कहीं सानवी मिष्टी के इरादे समझ रही थी और अधीर अनजान था। इसी तरह मुलाकातों में दिन गुजर रहे थे। परीक्षा नज़दीक थी। अधीर सुबह सुबह सानवी के आने का इंतजार कर रहा था। कुछ देर बाद सानवी आई और उसे एक नज़र देखते हुए अंदर बढ़ने लगी। सानवी, पीछे से एक जानी पहचानी आवाज़ आई जो अधीर की तो थी नहीं। अधीर और सानवी दोनों ही आवाज़ की दिशा में मुड़े। गेट के बाहर रंजन खड़ा था। उसे देखकर सानवी उसकी तरफ आई। अधीर अपनी जगह पर ही खड़ा रहा। मुझे तुमसे बात करनी है। अब तक तुमने डिसाइड कर लिया होगा कि तुम्हें मेरी बात सुननी है या नहीं, रंजन बोला। जी, अंदर चलकर बात करते हैं, सानवी कॉलेज की तरफ इशारा करते हुए बोली। अधीर को उनकी बातें साफ सुनाई दे रही थी, लेकिन वो अनजान बने खड़ा रहा। नहीं, यहाँ नहीं, मेरे घर चल सकती हो तुम, रंजन बोला तो सानवी के चेहरे पर असहजता के भाव आ गए, जिन्हें भांपकर रंजन वापस बोला, तुम भरोसा कर सकती हो मुझ पर, और अधीर भी मेरे साथ ही चलेगा। मुझे उनसे भी बात करनी है। रंजन ने एक नज़र अधीर पर भी डाली। वहीं अधीर अपना नाम रंजन के मुंह से सुनकर हैरान था। सानवी ने पीछे मुड़कर अधीर को देखा और अपनी गर्दन हिला दी, जैसे कह रही हो कि मैंने तुम्हारा नाम नहीं बताया। फिर वापस रंजन की तरफ मुड़ी, लेकिन वो सानवी हिचकिचाई सी बोली तो रंजन ने वापस उसकी चिंता भांप ली और बोला, चिंता मत करो, तेजस को पता नहीं चलेगा, आज तुम क्लास में नहीं थी। अधीर उसे आश्चर्य से देख रहा था। कितनी आसानी से रंजन सानवी के बिना बोले उसकी परेशानी समझ पा रहा था। अधीर ने उसकी आंखों में गौर से देखा, लेकिन अफसोस, वो सानवी की तरफ सिर्फ आंखों में देखकर इंसानों को नहीं पहचान सकता था, और रंजन भी तो अपने भाव छिपाने में माहिर था। सानवी भी उसको समझने में कामयाब नहीं हो पा रही थी। कुछ देर सोचने के बाद सानवी बोली, ठीक है चलिए। फिर अधीर की तरफ मुड़कर उसे भी आंखों से ही आने का इशारा कर दिया। चलो, रंजन अपनी कार की तरफ बढ़कर बोला। सानवी और अधीर पीछे वाली सीट पर बैठ गए और रंजन ड्राइविंग सीट पर। अधीर सानवी से दूरी बनाकर बैठा हुआ था। ये बात रंजन ने मिरर में देखकर नोटिस की। उसने कार आगे बढ़ा दी। उसके चेहरे पर अब भी तटस्थ भाव थे। इस कहानी का आगे का भाग सुनना है तो आप लोग कमेंट्स में बता सकते हो, और ये कहानी कैसी लगती है ये भी कमेंट्स में बता दिया करिएगा, और वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।